हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स, जो है आपका हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक। ठीक है, तो हमने पहले एल्केन्स पढ़ लिया था, आज हम शुरू करने वाले हैं एल्केन्स। सो आप सबको पता होगा कि एल्केन्स क्या होते हैं। आपकी जो एल्केन्स है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। मैंने आप सबको बताया भी था, एल्केन्स जो है वो आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कंटेन करती है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। मैंने आप सबको बताया था जो आपका N है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कि कितने कार्बन्स जो है वो प्रेजेंट हुए। ठीक है, तो ये होता है आपका N। सो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि हम एल्केन्स को, मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, सेम उसी तरह एल्कीन्स को भी हम एक नाम से बोलते हैं। एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज क्या क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं ओल्फिन्स। ठीक है, जैसे हम एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, वैसे ही एल्केन्स को हम ओल्फिन्स बोलते हैं, यानी कि जो ऑयल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है जो आपके यहाँ पे एल्केन्स में क्या होता है, जैसे आपके एल्केन्स में क्या था, जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर था वो आपका मीथेन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर जो होगा वो आपका होगा इथीन। क्यों होगा, क्योंकि आपके इथीन में 2 कार्बन प्रेजेंट है और मीथेन में 1 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होगा। और इथीन में 2 कार्बन प्रेजेंट है तो हम इजीली डबल बॉन्ड लगा देंगे और वो स्टेबल होगा, मीथेन से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेबल मेंबर जो है ऑफ एल्केन्स वो है आपका इथीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे क्या है ना, एल्कीन्स में एल्केन्स के कंपेयर में आपके पास हाइड्रोजन कम प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल हम एल्कीन्स में इथीन का एग्जांपल ले लेते हैं। सो एल्केन में हम इथेन में लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, या आपके हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्केन्स के कंपैरिजन में एल्केन्स में हाइड्रोजन कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपकी एक और बात आती है, यहाँ पे क्या है, जो पाई बॉन्ड जो होता है ना, आप सबको मैंने पहले बताया था, जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें अटैच होते हैं ना वो वीकली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाता है वो, इसीलिए जो पाई बॉन्ड आपका ये वीक होता है कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, जो आपके जो एल्कीन्स है ना वो एल्केन्स से लेस स्टेबल भी है। ठीक है, क्या है, एल्कीन्स आर लेस स्टेबल देन एल्केन्स। ठीक है, क्यों, ये इसीलिए कम स्टेबल है क्योंकि इनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ना वो इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक है, सो ये आपका हो गया एल्केन्स का जो जनरल जो बातें होती है आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर वैसे आपने पढ़ रखा है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं, पर फिर भी मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देती हूँ। नोमेनक्लेचर में आपको फर्स्टली क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है वो आपको सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आपको क्या करना है, जो भी मतलब आपसे जिस भी चीज़ का जो नोमेनक्लेचर जो पूछ रखा है तो उसमें क्या है, आप सबसे पहले एक चीज़ देखना कि जो सब्स्टिट्यूट गिवन है, अगर आपको उस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट गिवन है तो आप क्या करो, वो सब्स्टिट्यूट का नेम लिखो। ठीक है, इफ़ इन केस नहीं गिवन है तो छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जो रूट वर्ड जो होता है ना वो लिखो। अब रूट वर्ड क्या होता है आप सबको मैंने पहले बताया था। रूट वर्ड जैसे कि आपका 1 कार्बन प्रेजेंट है मिथ, 2 कार्बन प्रेजेंट है इथ, 3 पे प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन एंड डेक। ठीक है, सो ये आपके होते हैं रूट वर्ड। तो आप उस रूट वर्ड को लिखो, आप उसमें देखो कि आपके पास कितने कार्बन प्रेजेंट है एंड आप वो रूट वर्ड लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 4th नंबर पे जो आपका जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो देखो। ठीक है, और प्रायोरिटी भी हमें डबल बॉन्ड को ही देनी है, तो डबल बॉन्ड का जो आपका सफिक्स है वो आप क्या लगाते हो, इन। ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका जो सफिक्स उसमें लगा दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखो, जो आपका जो फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो, ठीक है, वो जैसे प्रेजेंट है वैसे ही उसको लगा दो। ठीक है,
अब हम एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेनी है जब आप नोमेनक्लेचर करो तो। उसके बाद आपको देखना है सब्स्टिट्यूट अगर उसमें गिवन है तो आप सब्स्टिट्यूट को लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद आप रूट वर्ड में कि आपके जो लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है इसमें कितने कार्बन आपके पास प्रेजेंट है वो लिख दो आप रूट वर्ड। उसके बाद आप जो डबल बॉन्ड है उसका लिख दो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर गिवन है तो फंक्शनल ग्रुप लिख दो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH3 सॉरी चलो ऐसे नहीं, इससे पहले ये कर डबल बॉन्ड का करो। चलो पहले सिंगल का कर लेते हैं हम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट गिवन नहीं है। सबसे पहले आप नंबरिंग दो कि आप यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं करोगे, यहाँ से करोगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 2 3, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गिवन नहीं है तो हम सीधा किस पे आएंगे, हमारे रूट वर्ड पे आएंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट पे प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे 1, ठीक है। क्या सफिक्स लगाते हैं हम डबल बॉन्ड में, इन। सो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोप 1 इन। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने एक डबल बॉन्ड लेके दिखा दिया, अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 3 हो तो क्या करेंगे। चलो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे आप इधर से नंबरिंग कर लो या इस साइड से कर लो नंबरिंग, ठीक है। दोनों साइड से आप नंबरिंग करोगे सेम ही नंबर आएगा दोनों डबल बॉन्ड पे, ठीक है। यानी कि इधर से करेंगे लाइक 1 2 3 4, तो ये 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये 3 पे। यहाँ से कर लो 1 2 3 4, सेम ये 1 पे है एंड ये 3 पे। तो किस भी साइड से यहाँ पे आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे सेम नंबरिंग आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो आपको क्या लिखोगे, ब्यूट, है ना। 4 कार्बन में आपको ब्यूट लिखना होता है। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक तो 1 पे प्रेजेंट है, एक 3rd पोजीशन पे, तो आप क्या लिख दोगे 1 3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था तो हमने डायरेक्ट इन लिख दिया, बट यहाँ पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको डाई लगाना है, ठीक है, डाई इन। सो ये आपका हो गया ब्यूट 1 3 डाई इन। अब एक हम सब्स्टिट्यूट का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं कि अगर आपको सब्स्टिट्यूट गिवन हो तो कैसे आप लिखोगे। सो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्टली जब आपके पास सब्स्टिट्यूट गिवन है या कुछ भी हो, ये तो रूल है कि आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। ये हमने सेलेक्ट कर लिया हमारी लॉन्गेस्ट चेन। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है। हम नंबरिंग दे लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सो प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी 1 2 3 एंड 4। 3rd पोजिशन पे हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूट गिवन है तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3rd पोजीशन पे है, क्या प्रेजेंट है, मिथाइल है, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है। अब रूट वर्ड 4 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या आएगा आपका ब्यूट, ठीक है। 1st पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 इन, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है, क्योंकि 1st पोजीशन पे ही प्रेजेंट है आपका डबल बॉन्ड। सो ये आपके हो गए नोमेनक्लेचर में कुछ एग्जांपल्स कि आपको अगर आ जाएं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। आइसोमेरिज्म का आपको पता ही होगा, हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ लिया। क्या होता है आइसोमेरिज्म, जिसका क्या हो बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट, ठीक है, वो होते हैं आपके आइसोमर्स। अब यहाँ पे आपको एल्केन्स में 2 आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सिर्फ आप एल्केन्स में ही पढ़ोगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ आपको एल्केन्स में ही जो होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। इसमें क्या है, इसमें जो आपके एल्केन्स हो गए और क्या हो गए, इथीन हो गई और प्रोपिन हो गई, ठीक है। ये जो है इनमें तो आपकी एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बट इनसे हायर वाले जो होते हैं लाइक ब्यूटेन पेंटेन, है ना, उनमें क्या है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एक
ब्यूटीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें अब हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे बेसिकली यही है कि कोई एक कंपाउंड उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, ठीक है, बट उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो यहाँ पे आपके एल्केन्स, इथीन्स एंड प्रोपिन की तो एक एक स्ट्रक्चर होगी, बट इनसे जो ऊपर वाले जो है उनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए हमने ब्यूटीन लिया तो इसकी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, नंबरिंग कर लो नेमिंग के लिए, ठीक है। ये क्या बन गया आपका ब्यूट 1 सिंपली हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटीन, ठीक है। सेकंड ले लो, सेकंड में CH3, अब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया है, नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से करोगे 1 2, सेकंड पोजीशन पे आएगा, किसी भी साइड से कर लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये तो आपके सिंपल। अब हम एक सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में भी कर लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करें, नंबरिंग देंगे 1 2 3, ये आपका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेकंड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोप 1 इन, ठीक है। सो हम ब्यूटीन को, हमारी जो ब्यूटीन है उसकी ये 3 स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, ठीक है। सो ये आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन सबको हटा दो। इसमें क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, जो ओरिएंटेशन है ना वो भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पे क्या है, यूनिक क्या है आपकी ओरिएंटेशन होगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, एक आता है आपके पास ट्रांस और एक आता है आपके पास सिस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ट्रांस जो होगा आपका, चलो इसको हटा दो, हम अच्छे से पढ़ते हैं ट्रांस एंड सिस, ठीक है। ट्रांस में क्या है आपके, सिंपली याद कर लो, अगर दो आपके पास क्या है आइडेंटिकल एटम, यानी कि सेम जो आपके पास एटम या ग्रुप कोई प्रेजेंट है, लाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में, मतलब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये दो सेम ग्रुप है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, यानी कि दो सेम ग्रुप जो है वो आपके डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी, 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स lie on the opposite side of double bond, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांस, यानी कि ये आपका डबल बॉन्ड है, इसके अपोजिट साइड में आपके जो ये जो दो सेम ग्रुप है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो वो आपके हो जाते हैं ट्रांस वाले, ठीक है। अब सिस पे आते हैं, सिस में क्या होगा आपके पास, डबल बॉन्ड के सेम साइड में ही आपके जो सेम जो ग्रुप या एटम्स है वो प्रेजेंट हो, तो वो आपके होते हैं सिस, ठीक है। जैसे कि ये आपका डबल बॉन्ड हो रही है, सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये आपके हो जाते हैं सिस आइसोमेरिज्म, ठीक है। इनकी क्या हो गई, सेम ही डेफिनेशन क्या है इसमें हम क्या लिख देंगे, 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे सिस। अब यहाँ पे क्या आता है, आपके जो ट्रांस जो होते हैं ना ये लेस पोलर हैं कंपैरिजन टू सिस, और आपके जो सिस हैं ये मोर पोलर होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि आपके ट्रांस में क्या है कि आपके ये जो ग्रुप जो प्रेजेंट है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। इससे क्या होगा, जो आपका जो डाइपोल का जो फोर्स होता है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इन पे जो चार्ज होगा ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसी वजह से इनकी पोलैरिटी कम हो जाती है और ये लेस पोलर होते हैं। बट आपके सिस में क्या है, ये सेम साइड में प्रेजेंट है तो इनका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसी वजह से ये ज़्यादा पोलर होते हैं। और दूसरी बात, आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये ज़्यादातर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एल्कीन्स में ही देखे जाते हैं, ठीक है, कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप एल्कीन्स में ही देखते हो। सो ये आपके हो गई आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, कि हमारे जो एल्कीन्स है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आपकी पहली आती है फ्रॉम एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस से हम क्या करेंगे, एल्कीन्स प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी एल्काइन हो गई। हाइड्रोजन का हम एडिशन करवाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। आप सबको ही पता है, एल्कीन्स में भी हमने ये पढ़ा था। तो ये आपकी एल्कीन्स प्रिपेयर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम एल्काइन से एल्कीन्स को प्रिपेयर कराएंगे तो हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कौन सा कैटलिस्ट है, क्या नाम है उस कैटलिस्ट का, वो है आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, ये होता है पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, ठीक है। ये होता है आपका लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, पैलेडाइज चारकोल का मतलब क्या हुआ, जबकि जो पैलेडियम की जो मेटल है वो सपोर्ट करेगी चारकोल पे, ठीक है, यानी कि जिसने हेल्प करके पैलेडियम मेटल है वो हेल्प या सपोर्ट क्या है विद द हेल्प ऑफ चारकोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए रिएक्शन करवाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्सली डीएक्टिवेटेड है तो यहाँ पे हम ना कुछ थोड़े से पॉइजन्स भी लेते हैं, जैसे कि क्विनोलिन ले लिया या फिर सल्फर कंपाउंड्स है वो भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम रिएक्शन करवाते हैं, हम प्रिपेयर करवाते हैं लिनलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सो ये हमारी हो गई एल्काइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पैलेडाइज चारकोल, लिनलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, हमारी एल्कीन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो पाई बॉन्ड जो है ना ये आपका ब्रेक होगा और ये जो हाइड्रोजन है एक यहाँ पे आ जाएगा और एक इस कार्बन के पास आ जाएगा। आपको क्या मिल जाएगी, आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी एल्कीन, ठीक है। सिस एल्कीन आपको यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, जब आप लिनलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे, एल्काइन से एल्कीन फॉर्म करवाओगे तो आपको सिस की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम सिस की फॉर्म में तो आपने बता दिया, ट्रांस की फॉर्म में कब मिलेगी। सो ट्रांस की फॉर्म में आपको तब मिलेगी जब आप देख नहीं रहो का साइड से, ट्रांस की फॉर्म में आपको तब मिलेगी जब आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाओगे, ठीक है। इसको डैश लगा दो या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन का एडिशन करवाए, किसकी प्रेजेंस में हम करवाएंगे, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या है, ट्रांस एल्कीन मिलेगी। सेम उसी की तरह यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और आपको क्या है, आपकी ट्रांस एल्कीन क्या है मिल जाएगी, ठीक है। यह आपकी ट्रांस एल्कीन हो गई। कब मिलेगी, जब आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाओगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोपाइन से हम प्रोपीन फॉर्म करवाते हैं, जैसे कि CH3 CH3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे एंड लिनलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन, यानी कि क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। सो ये आपकी हो गई प्रिपरेशन एल्काइन से हम एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम हमारी सेकंड प्रिपरेशन पे आते हैं, वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि एल्काइल हैलाइड से हम क्या है, एल्कीन्स को प्रिपेयर करेंगे। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब पता है ना, समझते हो,
X, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी एल्केन्स मिल जाएगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम एक और नाम से बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है, या फिर आप बेसिकली कह सकते हो रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, HX को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक होती है आपकी, उसके थ्रू हम यहाँ पे आपकी रिएक्शन कराएंगे। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, आपका जो बीटा कार्बन जो होता है ना, उस पोजिशन से आपको हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है ये रिएक्शन आपकी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब आप कहोगे मैम बीटा कार्बन कौन सा होगा, तो आपका बीटा कार्बन वही होगा जिस कार्बन पे हेलोजन लग रहा हो और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा ना, उससे अगला ही वो कार्बन आपका बीटा कार्बन हो जाता है, ठीक है। ये आपका हेल्फा है, यहाँ पे आपके पास हेलोजन लग रहा है, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये आपका बीटा कार्बन हो जाता है, ठीक है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हम इसको हीट करवाएंगे। सो हमें क्या मिलेगा, हमारा जो ये HX है, यानी कि जो हमारे हेलो एसिड्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और हमें हमारी एल्किन मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमें हमारी एल्किन मिल गई और जो आपका हेलो एसिड है वो बाहर निकल गया रिएक्शन से, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, जो आपके रेट है, हेलोजन का रेट और एल्काइल ग्रुप जो है आपके, इसके रेट क्या होते हैं, रेट का जो ऑर्डर हम देखेंगे, हेलोजन के रेट का ऑर्डर एंड उसका एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। सो यहाँ पे हम हेलोजन का रेट को ऑर्डर देखते हैं, क्या होगा, सबसे पहले आपका आयोडीन, उसके बाद आपका आएगा ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो आयोडीन है इसका सबसे ज़्यादा रेट होता है, उसके बाद आपके ब्रोमीन का होता है एंड देन क्लोरीन का। अब आप कहोगे मैम फ्लोरीन कहाँ गया, फ्लोरीन हमने इसीलिए नहीं लिया यहाँ पे, आपका जो फ्लोरीन है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिससे क्या होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। सो ये आपका हो गया हेलोजन का रेट एंड अब हम देखेंगे एल्काइल ग्रुप का रेट, ठीक है। आपके एल्काइल ग्रुप में आपका जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप है ना, उसका सबसे ज़्यादा रेट होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका जो टर्सरी ग्रुप जो है ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपके सेकेंडरी का होता है एंड उसके बाद आपके प्राइमरी का होता है। सो ये आपकी हो गई सेकेंड प्रिपरेशन, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड से हमने क्या किया है, एल्किन को फॉर्म किया है, ठीक है। अब हम हमारी थर्ड प्रिपरेशन पे आते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लेंगे और एल्कोहलिक पोटेशियम यानी कि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्किन्स मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, हमें बीटा पोजीशन से हमें हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, जो कि है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको हाइड्रोजन एंड हैलोजन को रिमूव करना है, ठीक है। सो ये आपकी हो गई एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी वो है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। पता क्या होता है विसिनल, नहीं पता तो पता भी होना चाहिए, पढ़ रखा है ये। विसिनल मतलब होता है कि आपके जो कार्बन के, यानी कि दो कार्बन पे हेलोजन लग रहे हैं, आसपास वाले जो दो कार्बन हैं, जैसे कि ये आपके कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन लग रहे हैं और ये आपके हेलोजन लग रहे हैं, यानी कि आसपास के दो कार्बन पे हेलोजन लग रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं विसिनल। अब एक आपका आता है जेमिनल। जेमिनल क्या होते हैं, जेमिनल आपके वो होते हैं कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो, जैसे कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो, ठीक है, वो होते हैं आपके जेमिनल। और विसिनल में दो कार्बन पे हेलोजन लगे हो आसपास वाले में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विसिनल हैलाइड्स लेंगे और जिंक मेटल की प्रेजेंस में हम करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एल्किन्स, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, चलो वो बाद में बताएंगे, पहले हम रिएक्शन देखते हैं। हमने लिया विसिनल हैलाइड, ठीक है, जिंक की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका,
ये आपके बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि आपके जो हैलोजेंस है उनको हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या निकल जाएगा, ZnH2 की फॉर्म में आपके पास बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगी आपकी एल्कीन, ठीक है, प्लस में ZnH2, ये आपका बाहर निकल गया। अब हम इस रिएक्शन को एक और नाम भी देते हैं, जो है डी हैलोजिनेशन, मतलब तो समझ ही गए होगे, यानी कि हैलोजन को रिमूव करना, ठीक है। सो ये आपकी हो गई विसिनल डाइहैलाइड की प्रिपरेशन, जिससे हमने एल्किन को फॉर्म किया है, ठीक है। अब आपकी फोर्थ आती है, फोर्थ एंड लास्ट प्रिपरेशन जो है वो आपकी फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब तो समझ ही गए होगे, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि आप जब रिएक्शन करवाओगे उसमें से आपको पानी को बाहर निकालना है, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं इथेनॉल, सेम आपकी वही जैसे हमने पीछे की थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम वही होगी यहाँ पे। बीटा पोजीशन से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन करवाएंगे और इसको हीट करेंगे। अब हमने कंसनट्रेटेड ही क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या करवाना है, वाटर को रिमूव करवाना है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छे से और बहुत इजीली H2O को बाहर निकाल देता है, और उसमें जो मॉइस्चर होते हैं ना वो भी नहीं छोड़ता, सब कुछ बिल्कुल वाटर को अच्छे से ये रिमूव कर देता है, इसीलिए हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके अल्फा और बीटा पोजिशन से आपका हाइड्रोजन एंड अल्फा पोजिशन से OH, यहाँ से आपको क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपका पानी बाहर निकल जाएगा और एल्किन फॉर्म हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएगी, एल्किन, एंड आपका जो वाटर है वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इथीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो एलिमिनेट हो रहे, देखिए जैसे हमने सारी रिएक्शन को बोला था कि डी हेलोजिनेशन रिएक्शन है, वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है ना, तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डी हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप वाटर मॉलिक्यूल जो एलिमिनेट कर रहे हो वो अल्कोहल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस रिएक्शन को बोल दोगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल से आप क्या कर रहे हो, वाटर को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपकी हो गई लास्ट प्रिपरेशन, जो कि है फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कि एल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है आपकी प्रॉपर्टी, जो आपके एल्केन्स है वो कलरलेस होते हैं एंड ओडरलेस होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, आपके जो एल्केन्स में जो आपकी इथीन है वो कलरलेस तो होती है बट उसमें क्या है, थोड़ी सी स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। एंड थर्ड आपकी क्या प्रिपरेशन है, एल्केन्स जो है आपके वो पार्शली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। वो पार्शली होते, कंप्लीटली पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाती, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एल्केन्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है वो पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यानी कि ये बहुत ही वीक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आपके आती है फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, यानी कि ये जो आपकी एल्केन्स है ये थोड़ा सा सोल्यूबल होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया या ईथर हो गया या पेट्रोलियम हो गया, इनमें क्या है थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल होती है, कंप्लीटली इनमें भी सोल्यूबल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपके आती है जो वंडरवल फोर्सेज जो होते हैं आपके इनमें एल्केन्स में वो वीक होते हैं, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इसमें क्या है कि फर्स्ट 3 मेंबर जो होंगे आपके, यानी कि कार्बन 2 से कार्बन 4 तक जो होंगे वो आपके क्या है गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। कार्बन 4 से आगे वाले जो होंगे वो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, और इनसे जो हायर वंस जो होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इनकी जो स्टेट है ये चेंज क्यों हो रही है, ये इसीलिए हो रही है बिकॉज जब हम कार्बन नंबर इंक्रीज कर देते हैं या फिर उनका जो मोलिकुलर साइज इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो वंडरवल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए जो एल्केन्स की जो ये स्टेट है ये अलग अलग मतलब कि जितने कार्बन नंबर प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो ये है स्टेट चेंज होती जा रही है, ठीक है। सो ये आपकी हो गई
एल्किन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। आपकी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रीजन ये है इसके पीछे का, इसके जो वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये देख लेना कि अगर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे क्या है, आपके जो सिस और ट्रांस आपने पढ़े थे पीछे, तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो सिस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होंगे ट्रांस से। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि सिस में पोलैरिटी है, ये ज़्यादा पोलर है। ठीक है, इसी वजह से आपका जो सिस है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, मैंने आपको ना पीछे एल्केन्स में भी बताया था कि अगर आप स्ट्रेट चेन लेते हो, ठीक है, सो स्ट्रेट चेन या फिर कह लो लॉन्गेस्ट चेन, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेट चेन है वो क्या कर रही है, जो आपका सरफेस एरिया है ना वो ज़्यादा कर रही है, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आपकी जो ब्रांच चेन होगी ना उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा कवर नहीं करेगी। जैसे कि आपकी ब्रांच चेन ऐसे प्रेजेंट होगी, है ना, तो ये ज़्यादा सरफेस नहीं ले रही, और जो आपकी स्ट्रेट चेन होगी वो सरफेस ज़्यादा कर रही है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो रहा है, बट इसका सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होएगा। ठीक है, सो ये आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है आपकी लास्ट, जो एल्कीन्स है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। आपके जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, क्यों है, जिससे क्या होता है, इस पे जो रिएजेंट्स का जो अटैक होता है ना वो इजीली अटैक होता है। ठीक है, सो ये आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या देखा कि जो शीशा आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होंगे ट्रांस से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, यहाँ पे ये एल्किन्स जो आपके वो कलरलेस भी होती है एंड ऑडरलेस भी होती है। ठीक है, और एक और चीज़ हमने देखी, जो इथीन है वो कलरलेस तो है बट उसमें एक थोड़ी सी स्वीट स्मेल आती है। ठीक है, और जबकि एल्किन्स है ये पार्शली पोलर होते हैं, पार्शियल पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं, यानी कि ये बहुत ही वीक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपकी आएगी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज में। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।